हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट फास्ट ट्रैक बैच ऑफ सीए और सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फॉर द मई और जून 2025 एग्जाम्स। ठीक है मैम, क्या कंप्लीट होगा? 100% कवर होगा? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका 100% सिलेबस कवर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई टैक्स होता क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज टैक्स ना, आप देख रहे हो कि आजकल अगर हम कहीं भी देखें इन द सिटीज या फिर सिटीज के बाहर या फिर कहीं भी, बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हाईवे बना रही है, ठीक है, और वी कैन से कि फ्लाईओवर्स बना रही है, और क्या बोलेंगे, ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, एजुकेशनल फैसिलिटीज दे रही है। अरे भाई, वो इतनी सारी फैसिलिटीज जो हमें दे रही है, क्या वो उसके लिए हमसे चार्जेस ले रही है? नहीं। और अगर एजुकेशनल या मेडिकल में कह रही हूँ कि फैसिलिटीज के लिए उन्होंने कुछ ले भी लिया, तो वो भी एक नॉमिनल अमाउंट होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। तो उन्हें ये सब जो वो बना रहे हैं, कुछ एक्सपेंस तो आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो इसके लिए उन्हें भी तो कहीं से पैसा चाहिए ना। अपने आप प्रिंट कर लेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, कहीं से तो उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी रेवेन्यू चाहिए। सो व्हाट दे बेसिकली आर डूइंग इज कि वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक है ना, हम ये सारा खर्चा हमारी पब्लिक पे करने वाले हैं, तो पब्लिक से टैक्स की फॉर्म में ये फीस ले लो। यानी टैक्स एक ऐसी फीस है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक पर लगाई है। क्यों? जिससे उस पैसे को वो पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। समझ आ गया टैक्स क्या होता है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टैक्स। टैक्स वॉलेंट्री पेमेंट है या फिर एक पैक्यूनियरी बर्डन है। वॉलेंट्री पेमेंट का मतलब होता है जो पेमेंट हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कभी कोई नहीं करेगा, कभी कोई नहीं बताएगा गवर्नमेंट मैंने इतनी इनकम अर्न कर ली आप टैक्स ले लो। नहीं, वो मजबूरी है, पता है, वो ट्रैक कर लेंगे। इससे बेटर आईटीआर फाइल कर दो, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, मतलब खुद से बता दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। अगर आज सरकार बोल देना कि किसी को टैक्स नहीं देना, टैक्स माफ है, 1% लोग भी नहीं देने वाले, है ना। तो टैक्स वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक पैक्यूनियरी बर्डन है, मतलब एक ऐसा बर्डन जो गवर्नमेंट ने पब्लिक पर इम्पोज किया है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आई होप आप सबको कि व्हाट इज अ टैक्स। क्लियर है कि ऐसा पैक्यूनियरी बर्डन विच इज लेड अपॉन ऑन इंडिविजुअल या फिर जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस आर देयर बिकॉज, तो वो गवर्नमेंट ने उनपे इम्पोज किया। नेक्स्ट, बस टैक्स के लिए आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा टैक्स क्या है। देखो व्हाट इज अ टैक्स अगर आता है तो बस आप इतना भी लिख दोगे, सो दैट इज मोर देन एनफ। द नेक्स्ट थिंग जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रॉडली हमने क्लासिफाई कर दिया टैक्स को दो टाइप के टैक्सेस में। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखो क्या होता है, क्या बोला मैंने, कितने टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं हम, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। बोथ द टैक्सेस आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। साथ के साथ इसका प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो भी आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। सो नो नीड टू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक बैचेस। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट मीन्स इनकम टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है एक ऐसा टैक्स जो कि डायरेक्टली उसी पर्सन पर लगा दिया जिसकी इनकम हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है एबीसी, उसने 1 करोड़ रुपीज अर्न करे, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, एबीसी तुमने अर्न किया है तो तुम्हें इस पर इनकम टैक्स देना होगा। मतलब जिसका पैसा है, जिसकी इनकम हुई है, एबीसी की इनकम हुई है, तो एबीसी की पॉकेट में से ही टैक्स का पैसा जाएगा। जिसकी इनकम हुई है उसी की पॉकेट पे बर्डन पड़ेगा ऑफ द टैक्स ना। ये होता है इनकम टैक्स, मींस द डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, समराइज करूं, इट मींस जहां पर लेवी और इम्पैक्ट, जहां पर लेवी और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर है, सेम पर्सन पे, जैसे कि एबीसी पर ही जो है बर्डन भी पड़ रहा है और एबीसी की ही इनकम है। सो इट मींस अगर वो सेम पर्सन पर है तो वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जिसकी इनकम थी डायरेक्टली उसी की पॉकेट से टैक्स ले लिया। बट इसके कॉन्ट्ररी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आईडीटी क्या है स्टूडेंट्स? इसके दो टाइप होते हैं, दो काइंड है इसकी। फर्स्ट इज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड इज कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम। अब ये है क्या, देखो
सपोज मान लीजिए मैं ये पेन लेने मार्केट में गई, ये 100 रुपीज का पेन है। अब मेरे माइंड पे 100 रुपीज का पेन है, लेकिन इसके ऊपर जो रैपर होता है उस पर लिखा होता है कि भाई देखो 100 रुपीज MRP है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा है ऐसा। हाँ बिल्कुल, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इट मीन्स वहां क्या हो रहा है कि इस 100 रुपए के पेन में GST या कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मैम चलो ठीक है ये समझ आ गया उसमें इंक्लूडेड होता है, लेकिन इसको IDT क्यों कह रहे हैं? तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, 3 पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट इज शॉपकीपर, सेकेंड हम जो पेन लेने गए, और थर्ड है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, शॉपकीपर ने मेरे से मान लो इसमें 10 रुपए का जो था टैक्स था, तो 10 रुपए कलेक्ट कर लिए। किसने दिए? हमने दिए। अब ये 10 रुपए जाकर वो गवर्नमेंट को देगा। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये पैसा हमसे ही लिया है, लेकिन किसके थ्रू लिया, किस वे से लिया है? इस शॉपकीपर के वे से। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो स्टूडेंट्स, हमारी पॉकेट पे बर्डन पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट की नजरों में टैक्स पेयर कौन है? ये शॉपकीपर। सो लेवी और इम्पैक्ट यहाँ पे डिफरेंट पर्संस पर है। ठीक है, कौन टैक्स पेयर बना? शॉपकीपर, लेकिन किसकी पॉकेट पे बर्डन पड़ा? हमारी पॉकेट पे। सो लेवी एंड इम्पैक्ट आर ऑन डिफरेंट पर्संस ना, इनडायरेक्ट वे से वो वहां पे टैक्स कलेक्शन हो रही है। इट मींस ये है IDT, इनडायरेक्ट टैक्स। कितने टाइप होते हैं इसके? 2, GST और कस्टम। ठीक है, आ जाओ अब पेपर में जो काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कभी DT के सेक्शन में पूछ लेते हैं, कभी IDT के में, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आपको इनफैक्ट स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा ये। अब करते हैं इसका डिफरेंस। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिस पर्सन पर, देखो पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है उसी पे डायरेक्टली इंसिडेंस बियर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला, ABC ने क्या किया, ABC का इनकम आ रही थी, तो ABC ने ही टैक्स जो है उसकी पॉकेट पे वो बर्डन पड़ा है। ठीक है, सेकंड, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, द पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम कंज्यूमर। इट मींस शॉपकीपर, जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, वो कंज्यूमर से उसको ले रहा है। क्लियर? डायरेक्टली गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स नहीं लिया। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिफरेंस आता है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है नेचर में। प्रोग्रेसिव कैसे है? देखो हमने इनकम टैक्स में क्या पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स में होती है स्लैब रेट्स। मींस वो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अप टू ₹2,50,000 ना देयर इज नो टैक्स। जिसकी इनकम 2.5 लाख तक है कोई टैक्स नहीं देना। फिर स्लैब्स आ रही है कि 2,50,000 से ऊपर बट 5 लाख तक जो है आपको 5% का टैक्स देना है। इसी तरीके से 10%, ये बढ़ता जाएगा, यानी जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसका उतना ज्यादा टैक्स होगा, उस पर उतना ज्यादा टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव है, यानी हायर द अमाउंट ऑफ इनकम हायर द पर्सन हैव टू पे द टैक्सेस। लेकिन इसके कंपैरिजन में अब कोई पर्सन जो है वो मान लो ये पेन लेने गया, और इस पेन का सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल GST रेट था पेन के ऊपर 10%। अब वो पर्सन स्टूडेंट चाहे उसके पास 1 CR का अमाउंट हो, 1 करोड़ रुपीज हो, 100 करोड़ रुपीज हो, उसने 1 करोड़ के पेन खरीदने हो, 10 लाख के खरीदने हो, चाहे 10 रुपए का एक पेन खरीदना हो, उसको 10% का GST रेट ही लगेगा। ठीक है, सो दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब इंस्टेड कि किस पर्सन की कितनी एबिलिटी है टू पे द टैक्सेस, ऑल हैव टू बियर द इक्वल बर्डन ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, सो दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर। चलिए, ऑल द पर्सन इक्वली बियर द बर्डन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी टू पे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्टली बर्डन बियर करता है। सो बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, लेकिन यहाँ पर बर्डन जो है शॉपकीपर ने कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। टाइप क्या है इसका, इनकम टैक्स, और IDT का GST एंड कस्टम। बहुत बार ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ चुका है, तो अच्छे से डिफरेंस को कर लेना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन बनता भी है, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या करनी होती है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, मैम फीचर्स मतलब ना इसके हम एडवांटेजेस लिख देते हैं, इसका ये बेनिफिट है, इसका वो बेनिफिट है। स्टूडेंट्स, आपको एग्जामिनर ने बेनिफिट नहीं पूछा, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पूछा है कि इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। ठीक है, तो आप वहां पे बार बार बेनिफिट 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 वर्ड यूज मत करो। बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम क्वेश्चन लिखें कैसे, एग्जाम में कैसे हमें लिखना चाहिए, तो जो वो पूछ रहा है ना उसकी लैंग्वेज में लिखो। उसने बेनिफिट नहीं फीचर पूछा ना, तो आप बार बार एडवांटेज बेनिफिट ये सब मत लिखो।
सेकेंड, यहाँ पूछा गया that what are the features of the indirect taxes. They have never asked you in this question that what are the features of GST or what are the features of custom. तो जब भी मेंशन करो तो इनडायरेक्ट टैक्स मेंशन करो, सिर्फ जीएसटी के बारे में बताने मत बैठो या सिर्फ कस्टम को मत बताओ. बोथ द टैक्सेस जो है हमें उनको साइमल्टेनियसली लेके चलना है, यानी कि हमें आईडीटी के बारे में बताना है. ठीक है, नेक्स्ट इसके फीचर्स. तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का. हाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. एक बात बताइए, क्या एट द लेवल ऑफ योर मतलब एट द स्टूडेंट लेवल क्या आपको इनकम टैक्स पे कर रहे हो? नहीं मैम, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स. अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड से टैक्स तो नहीं पे होगा ना. इतना तो आई होप किसी का स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है. चलो ठीक है, अब किसी का मिल रहा है सो यू आर वेरी लकी. अब देखो, मतलब आज की डेट में कोई इनकम टैक्स आप पे नहीं कर रहे हो एट योर स्टूडेंट लेवल. क्या आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी और इन द फॉर्म ऑफ कस्टम? अगर आप कोई भी इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, पेन लेने गए मार्केट में, ठीक है, अब पेन लेने गए हो तो उस पर भी अगर आपने 10 रुपए का भी पेन लिया है तो लिखा होगा MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस. यानी वहां भाई आप क्या कर कर आए हो बच्चों, आप वहां भी जीएसटी पे कर कर आए हो. आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो. व्हाई इट इज नॉन एज इम्पोर्टेड? क्योंकि जब हम उसको बाहर की कंट्री से मंगवाते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट टैक्सेस लगते हैं, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी. वो भी हम पे कर रहे होते हैं, तभी वो प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाता है. ठीक है, यानी हाँ, हम में से मैक्सिमम जो है आज भी एट द स्टूडेंट लेवल भी इनफैक्ट वी आर पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यानी अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू बनता है ना, ठीक है, सो मोर देन 50% जो है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स कम लोग दे रहे हैं, जो आईडीटी है वो ज्यादा वाइडर लेवल पर दिया जा रहा है. ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. हाउ? बिकॉज इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू. सेकेंड फीचर, ठीक है, लिखो ये लगता किस पर है? कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज पर. यानी कॉमोडिटीज बेसिकली मींस किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे. मैम फिर यहाँ पे आपने गुड्स वर्ड क्यों नहीं लिखा? अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. अगर गुड्स एंड सर्विसेज लिख देती, ठीक है, स्टडी मेट में भी आपको कॉमोडिटीज ही मिलेगा, तो एग्जामिनर के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता कि बच्चा सिर्फ जीएसटी के बारे में बता रहा है. सो यू हैव टू राइट द वर्ड कॉमोडिटीज. ठीक है, कि जीएसटी एंड कस्टम हमने दोनों इंक्लूड कर लिया. जब भी कोई कॉमोडिटी सेल परचेज होती है, ठीक है, तो उस पर क्या लग रहा है? अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल परचेज है तो जीएसटी, इंटरनेशनल मार्केट में है तो कस्टम. या फिर जब भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या आप सर्विसेज किसी की ले रहे हो तो सिमिलरली उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड कस्टम. क्लियर? चलिए, थर्ड इसका फीचर क्या है? पहला तो इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि 50% से ज्यादा यही कंट्रीब्यूट कर रहा है. सेकेंड, कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे लगता है. थर्ड, क्या पढ़ा? इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्सेस का बर्डन है वो शिफ्ट कर रहा है. वो क्लियर है? तो हमारा थर्ड फीचर बनता है कि यहाँ पर बर्डन शिफ्ट हो जाता है ऑन द कंज्यूमर. ठीक है, आप एग्जाम्पल भी जीएसटी या कस्टम किसी का भी दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ जीएसटी के लिए लिख दिया, पेड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर. कि जो शॉपकीपर है, सप्लायर है, वो बायर से रिकवर करके गवर्नमेंट को दे रहा है. अब हो सकता है आप आज ही कोई रजिस्टर, पेन, जैकेट, मोबाइल कुछ भी लाए और अभी तक ना फील किया हो कि इस पर जीएसटी लगा, क्योंकि लिख देते हैं ना भाई MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो डायरेक्टली नहीं बोल रहे जीएसटी भी दो. इट मीन्स देयर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच की हम टैक्स पे कर रहे हैं. ठीक है, इवन आज की डेट में भी कॉमन मैन को नहीं पता होगा कि हर प्रोडक्ट पे, इवन इफ दे आर परचेजिंग अ पैकेट ऑफ अ चिप्स आल्सो और अ बिस्किट आल्सो, या कुकीज का पैकेट ले रहा है तो उस पर भी वो जीएसटी पे कर रहा है. ठीक है, सो देयर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पे. इसकी वजह से टैक्स पेयर को लगता ही नहीं है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ. इन्फ्लेशनरी, अगेन पेन का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. ये पेन मान लो 100 रुपीज का लेकर आई, क्योंकि इस पे टैक्स था 10 रुपीज का. अगर टैक्स ना होता तो पेन कितने का मिलता? 90 रुपीज का. यानी हाँ, टैक्स आने की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस के आने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं कमोडिटीज एंड सर्विसेज के. तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो रही है. वाइडर टैक्स बेस कैसे है? क्योंकि अनलाइक द डायरेक्ट टैक्सेस ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द, ओके, दैट मींस उसका जो टैक्स बेस है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्सेस.
अब ये सोशल वेलफेयर प्रमोट कर रहा है, ये कैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गवर्नमेंट ने क्या सोचा ना कि एक काम करते हैं, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स और आई कैन से द सिन गुड्स हैं, ये कौन से हैं, अरे विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, लाइक अल्कोहल और टोबैको। इन्होंने कहा, या फिर इसकी तरह जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, इसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो बहुत हाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, टैक्स रेट इतना हाई क्यों, देखो हर कोई, अगर टैक्स रेट हाई हो गया, मान लो एक प्रोडक्ट पे पहले 18% का टैक्स था, 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 118 में मिल जाता था, उस पर 28% कर दो, यानी 100 रुपए पे 28%, अब वो 128 का मिल रहा है। ठीक है, सपोज मान लीजिए अल्कोहल की बात करते हैं, अब ये जो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है ना, इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी कंजम्पशन पर रिस्ट्रिक्शन आएगी, चेक लगेगा, यानी कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कि भाई नहीं प्रोडक्ट, या हर कोई सोचेगा प्रोडक्ट इतना महंगा हो रहा है, अल्कोहल इतनी महंगी हो रही है, मत लो। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने क्या किया, सोशल वेलफेयर प्रमोट किया, साथ ही साथ अपना कुछ फायदा हुआ, उन्होंने क्या किया, जितने भी सिन गुड्स पे हायर टैक्सेस लग रहे हैं, ये कहा कि अब ज्यादा टैक्स लगेगा। उन्होंने इसका जो सारा पार्ट है ना, वो मोस्ट ऑफ द सिन गुड्स में स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बढ़ा दिया। तभी क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में आज भी अल्कोहल बैन है, कुछ में अलाउड है, क्योंकि ऐसा जितना भी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप संभाल लो इसको, तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इसकी वजह से इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो इट प्रमोट्स द सोशल वेलफेयर। ये रिग्रेसिव है नेचर में। अब मैंने कैसे बताया रिग्रेसिव कैसे है, क्योंकि चाहे किसी पर्सन की कितनी भी एबिलिटी हो टू पे, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है, दे आर सेइंग आपको सेम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, 18% है तो 18 ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से, अच्छा मैम वैसे इसको रिग्रेसिव वर्ड क्यों बोला, एक रीजन और है, देखो सेम रेट ऑफ टैक्स ले रहे हैं, इनकम टैक्स क्या है, जिसकी एबिलिटी, जो इनकम ज्यादा अर्न कर रहा है वो ज्यादा पे कर रहा है, कम अर्न कर रहा है वो कम रेट ऑफ टैक्स दे रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स रेट है, परसेंटेज में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे, तो जो इनकम डिस्पैरिटी, इनकम डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई सेम रेट ऑफ टैक्स दे रहा है, तो जो उनका जो इनकम डिफरेंस लेवल आ रहा था ना, इनकम डिस्पैरिटीज थी रिच और पुअर में, वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, ये थे इसके फीचर्स, अच्छे से प्लीज माइंड में बिठा लो, रिपीट करा दूं, चलो आ जाओ। फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सेकंड है कमोडिटीज और सर्विसेज पे लगता है, बर्डन शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर पर, परसेप्शन नहीं है डायरेक्ट पिंच का, इन्फ्लेशनरी है, प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, टैक्स बेस वाइडर हो रहा है, सोशल वेलफेयर प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ ये रिग्रेसिव है नेचर में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं ना, तो एज अ स्टूडेंट आई कैन नेवर टेक अ चांस कि अरे भाई मैं इस टॉपिक को चलो पढ़ती नहीं हूँ, मेरे से ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे लगता है क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर का माइंड इस बार घूम जाए, वो इसी में से क्वेश्चन दे दे, तो मैं पढ़ाऊंगी तो जरूर। आ जाओ, जेनेसिस का मतलब क्या है कि इंडिया में जीएसटी कैसे आया। अब आप में से मैक्सिमम का आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स में आपको मैक्सिमम पार्ट, क्या मैं ये कहूंगी कि मैं आपको सारा का सारा जो सिलेबस है यूट्यूब पे कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जेनेसिस, अब आप कहोगे मैम 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी आ गया, 100% राइट, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या हुआ, 30 जून 2017 को गवर्नमेंट ने आके बोल दिया दोस्तों कल से हमारे भारत में क्या होगा, जीएसटी लागू हो जाएगा। सिर्फ इतना हुआ था, नहीं, इसकी शुरुआत जो है वो ईयर 2000 में हुई थी। उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंडिया में, उन्होंने ना फॉरेन कंट्रीज को देखा और बोला हम भी इंडिया में जो है जीएसटी को लेकर आएंगे। अब क्या हुआ, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी इंडिया में जीएसटी मॉडल बनाते हैं, इसके लिए कमेटी बना लेते हैं। फिर 2006 में जैसे बजट प्रेजेंट होता है, अभी बजट प्रेजेंट हुआ था, ठीक है ना, 1 फरवरी को, ऐसे ही स्टूडेंट उस टाइम जब बजट प्रेजेंट हुआ फॉर द ईयर 2006-7, उसमें बोला गया कि हम जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देंगे। कब से इंट्रोड्यूस करेंगे, 1 अप्रैल 2010 से। इतना टाइम तो लगता है, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया। देन इन द ईयर 2014 हमारे पास स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें बोला गया कि ठीक है अब जीएसटी के बारे में सोचते हैं। ओके, फिर स्टूडेंट्स इस बिल में चेंजेस होते हैं। आपको पता है जब बिल में चेंजेस होने के बाद, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, दैट बिकम्स एन एक्ट। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत, हमारा संविधान से ऊपर और कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है।
तो उसमें चेंजेस होते होते वो एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अगस्त 16। मैम डेट्स याद करनी है? नहीं नहीं, आप डेट्स क्या करो, एक तो ये कि 2000 में सबसे पहले बात हुई, देन अमेंडमेंट बिल नंबर, अमेंडमेंट एक्ट नंबर, ये सब याद रख लो, एंड देन 1 जुलाई तो सबको याद ही है। ओके, सितंबर 16 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, मार्च 17 में, क्योंकि 1 जुलाई 17 में जीएसटी आ जाना था, मार्च 17 में उन्होंने बोला, जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी एक ना पहले। काउंसिल का काम क्या है, वहां पे सारे टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, जीएसटी कैसे लाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस में, इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। फिर अप्रैल 17 में इन सबको लेके एक्ट्स पास हो गए। मई 17 में जीएसटी काउंसिल ने इसको लेके रूल्स रिकमेंड कर दिए कि इस तरीके से चलेगा, क्योंकि बिना जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के कुछ नहीं होगा। वो नोटिफाई नहीं करते, वो गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं कि देखो हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज है, वी आर टेलिंग यू, आप इस तरीके से यहाँ पर करो। क्लियर? फिर स्टूडेंट 30 जून 2017 को सारी स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया, बट एक्सेप्ट द जेएनके, उन्होंने इसका स्टेट जीएसटी बिल, जो स्टेट जीएसटी एक्ट था, वो पास नहीं करा। 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च हो गया, लेकिन 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर ने भी इसे एक्सेप्ट किया, जीएसटी एक्ट पास किया, एंड देन द जर्नी इज कंटिन्यू टिल नाउ। ओके, फिर बात आती है व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ जीएसटी। पहला बेसिक कांसेप्ट, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। हाउ इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स? देखिए क्या होता है स्टूडेंट, GST is a value-added tax levied on supply, that is manufacture or sale of goods and provision of services. It means जब भी कोई goods या सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं, सेल होते हैं, कुछ भी सेल परचेज हो रहा है बेसिकली, तो उस पर, या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो उस वैल्यू पर एडिशन करते हैं, दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो ये किस पर लगता है, उसकी वैल्यू पर लगता है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। अब ये क्या है, हमने आईटीसी चैप्टर किया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसने नहीं किया डू नॉट वरी, प्रैक्टिस सेशन होगा, फास्ट ट्रैक बैच होगा, अब वहां पे कवर कर लेना। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या है कि हर स्टेज पर, मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। देखो क्या है, मान लो ये 3 पर्सन है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, और ये कंज्यूमर है, ठीक है। अब होलसेलर अब रिटेलर ने मानो कि इससे ना एक पेन परचेज कर लिया। अब उसने कहा था कि सुनो, बात सुनो रिटेलर, ये पेन जो है ये 100 रुपीज का है, लेकिन इस पे 10% का जीएसटी लगेगा, यानी 100 रुपीज पे 10% का जीएसटी, 110 रुपीज का मैं तुम्हें ये सेल कर रहा हूँ। क्लियर? यानी रिटेलर ने यहाँ पे कितने रुपए का जीएसटी दिया है मैम, उसने जो है 10 रुपए का जीएसटी दिया है। ओके, अब रिटेलर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना है, 110 का उसको प्रोडक्ट पड़ा, नहीं, उसको कभी भी जीएसटी पे प्रॉफिट नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी जीएसटी हर पर्सन को वापस मिल जाता है एक्सेप्ट द कंज्यूमर। देखेंगे कैसे, दैट इज उसी को कहते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, तो वापस आना है तो उस पर प्रॉफिट मत लगाओ। उसने कहा अच्छा 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, 20 रुपए प्रॉफिट लगा लेता हूँ, 120 रुपए। अब कस्टमर को बोला जी देखिए पेन है 120 रुपए का, 10% जीएसटी लगेगा यानी 12 रुपए, सो 132 का मैं आपको ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर को उसने 132 का सेल कर दिया, लेकिन यहाँ पर कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया है, 12 रुपीज। अब गई गवर्नमेंट की कॉल हमारे रिटेलर को, क्या कॉल गई, रिटेलर बात सुनो, तुम्हें पता है कि जो टैक्स होता है दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट द इनकम फॉर एनी शॉपकीपर, यू हैव टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट ना। तो आपने जो कंज्यूमर से 12 रुपए का टैक्स लिया है, आओ मुझे पे करके जाओ। अब वो कहेगा रुको सर, आईटीसी आप ही ने लॉन्च किया था, आईटीसी क्या है, ठीक है, 12 रुपए मैंने कस्टमर से लिए हैं, यानी ये मेरा जो है टैक्स है जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया था, लेकिन मैं होलसेलर को 10 रुपए का जीएसटी पे कर आया था यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप होलसेलर से कलेक्ट करो ना, उसने आपको पे किया होगा, मैं माइनस कर रहा हूँ, यानी मैं आपको सिर्फ 2 रुपए का टैक्स पे करूंगा। ये जो 10 रुपीज उसने माइनस करा लिया कि मैं पहले पे कर आया था, दोबारा नहीं करूंगा, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हर कोई, हर पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है एक्सेप्ट द फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि सारा का सारा बर्डन जो है वो फाइनल कंज्यूमर बॉर्न करता है। आप सामान लेकर आते हो, कभी गवर्नमेंट हुआ तो मैंने टैक्स दिया मुझे वापस दो, नहीं ना। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, देन बर्डन कौन बियर करता है, फाइनल कंज्यूमर बियर करता है। अब बात सुनो मेरी,
दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जीएसटी। तो बेसिकली जीएसटी की ही बात करेंगे। अब यहाँ कस्टम मत लेकर आना। पहला ये वैल्यू एडिड टैक्स है, सेकंड कॉन्टिन्यूअस चेन है टैक्स क्रेडिट की, थर्ड टैक्स क्रेडिट से ही पता चल रहा है ना कि अरे इसका मतलब बर्डन जो है, फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर बियर करेगा। फोर्थ, यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं है, इट मींस देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। नो कैस्केडिंग का मतलब होता है डबल टैक्सेशन। मैम डबल टैक्सेशन कैसे? पहले सिस्टम में क्या था जीएसटी से पहले ना स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई पर्सन सपोज मान लो रेस्टोरेंट गया है, ठीक है, या फिर देखो एक और एग्जांपल आपको देके बताती हूँ, एक मिनट रुको। रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैं बाद में दूंगी, अभी हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग जाए वो, क्योंकि अभी वो कंसेप्ट नहीं किया। तो और बताती हूँ स्टूडेंट, क्या होता था ना पहले, मान लो यहाँ पर अगेन 3 पर्सन है। अब इन द प्रीवियस सिस्टम देयर वाज अ रूल कि अगर कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो उस पर चार्ज होता था सीएसटी। क्या चार्ज होता था? सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल टैक्स। और कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस पर चार्ज होता था वैट। उसका नाम ही वैट था, ठीक है, कि इंटर स्टेट है तो सीएसटी चार्ज करेंगे, इंट्रा है तो वैट है। अब मान लो ये जो होलसेलर है, ये रिटेलर है और ये कंज्यूमर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि होलसेलर जो है वो यूपी से है, रिटेलर इज आल्सो फ्रॉम द यूपी, बट कंज्यूमर जो है वो हरियाणा से है, ठीक है। अब वही सेम बात, वही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ कि रिटेलर ने इसको जो है 10 रुपए का टैक्स पे किया था प्रोडक्ट पे, कस्टमर ने जो है 12 रुपए का टैक्स पे किया। अब गवर्नमेंट ने कहा रिटेलर 12 रुपए का टैक्स दो। उसने कहा सर कैसे टैक्स दूं, 12 तो नहीं दूंगा ना, मैं 10 रुपए होलसेलर को देकर आया। उसने कहा होलसेलर को देकर आए थे लेकिन सेम स्टेट में दिए थे, यानी आपने वैट पे किया था। उसने कहा, कहते ये कॉल कहाँ से आई है आपको? इंटरस्टेट सप्लाई है, सीएसटी डिपार्टमेंट से। अब क्योंकि इंटरस्टेट सेल पर जो है वो सीएसटी लग रहा है, तो आप वैट से कैसे उसको जो है उसका क्रेडिट ले सकते हो? नहीं ले सकते, आप उसको वहां से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अलग अलग डिपार्टमेंट के टैक्सेस हैं, तो यहाँ था डबल टैक्सेशन, ठीक है ना। सेम प्रोडक्ट पे डबल टैक्स लग रहा है उसको, पहले भी पे कर आया, अब भी कर रहा है, ठीक है। सो लेकिन जीएसटी में क्योंकि हर टैक्स जो है जीएसटी के अंडर ही चार्ज हो रहा है, so there is no cascading of taxes. Clear? बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। नाउ जीएसटी की नीड क्या थी? नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नई जैकेट, नया पेन कब लेते हो? पुराने वाले में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं तब। सो क्योंकि पिछले सिस्टम में डेफिशिएंसीज थी, उसको ठीक करने के लिए नया सिस्टम आया। अब इतनी बात कर ही ली है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि पिछले सिस्टम में भाई क्या डेफिशिएंसीज थी। डेफिनेटली आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तो स्टूडेंट्स उसमें क्या था, डबल टैक्सेशन था। मैम कैसे डबल टैक्सेशन था? तो देखो, अब कुछ यहाँ पे मैं आपको वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल देके समझाती हूँ। पहले सिस्टम में क्या हो रहा था ना, जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में जाते थे, ठीक है, तो वहां पर हमें दो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं, एक तो है उनका फूड, साथ में उनकी सर्विसेज। हाउ द सर्विसेज? वेटर इज सर्विंग द फूड, हम उनकी चेयर्स पर बैठ रहे हैं, घर से तो चेयर लेके नहीं जा रहे, यानी वो हमें जो है फर्नीचर पे बैठने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटीरियर सर्विसेज होती है, ठीक है, म्यूजिक चल रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग ना। तो वो क्या करते, जब भी बिल आता, मान लो 1000 रुपीज का बिल आया फूड पे, यानी ये गुड्स है, गुड्स पे पहले वैट लगता था, इंटरस्टेट होता था तो सीएसटी, लेकिन क्या है सेम जगह पे बैठ के कस्टमर खा रहा है, यानी इंटरस्टेट था तो वैट था, ठीक है। यहाँ पे वो पहले वैट देता 1000 रुपए पे, फिर 1000 रुपए पे ही उसको सर्विसेज भी क्योंकि वो ले रहा है, तो यहाँ उसको सर्विस टैक्स भी देना पड़ता, ठीक है। तो डबल टैक्स लग रहा था ऑन द सेम प्रोडक्ट्स, समझ आई। ऐसे ही सॉफ्टवेयर पे हो रहा था, उसको भी गुड्स और सर्विसेज दोनों मान रहे थे, लेकिन अब ऐसा जो डिस्टिंक्शन है, जो उन्होंने अलग कर रखा था गुड्स और सर्विसेज को, वो खत्म कर दिया, सब पे जीएसटी ही लगता है, तो डबल टैक्स नहीं लग रहा। क्लियर? सेकंड क्या है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, अभी हमने बात करी है स्टूडेंट्स, तो आप वो सेम एग्जांपल यहाँ पे लिख भी सकते हो। थर्ड आता है यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया कैसे, कि मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक स्टेट लेवल पे टैक्स दे रहे हो, पहले क्या था स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे टैक्स दे रहे हो, तो आपस में उनका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, एग्जाम्पल ही देख लो, इंट्रा है तो वैट दो, इंटर है तो सीएसटी दो, सर्विस है तो सर्विस टैक्स दो, लग्जरी टैक्स दो, एंटरटेनमेंट टैक्स दो, ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस थे। अब खत्म होकर बन गया एक टैक्स, दैट इज जीएसटी।
नॉन इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस था। अब ये कैसे, देखो स्टूडेंट, वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज एट द स्टेट लेवल टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन? चलो मैं कह रही हूँ सेंट्रल और स्टेट छोड़ो, स्टेट लेवल पे बात कर लेते हैं, या कहीं भी। अब मान लो स्टूडेंट्स, एक पर्सन ने फूड लिया है, मतलब ये रेस्टोरेंट में गया, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए पहले उस प्रोडक्ट को उन्होंने गुड्स माना, फिर वो एज अ सर्विस उसको सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स पे दे आर पेइंग द वैट और सीएसटी, देन दे आर पेइंग द सर्विस टैक्स। तो क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकता था, चाहे वो सेम लेवल पे भी हो? नहीं हो सकता था, ठीक है, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो उनका आपस में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, देयर वाज नो इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के टैक्सेस थे। क्लियर? नॉन वैटेबल था। Non-vetable again means CST was another source of distortion in terms of its cascading nature, यानी डेफिशिएंसी घूम फिर के वही आ रही है कि कैस्केडिंग हो रही थी। नॉन वैटेबल था यानी CST और वैट जो है आपस में उनका इंटीग्रेशन नहीं, आपस में आपको सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। बातें वही हैं, बस आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में इनको लिखना होता है, ठीक है। सारे पॉइंट जो है वो वही सेम है कि आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था, वेरियस टैक्सेस थे, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस हो रहा था, ये सब क्लियर। फिर भी किसी को कहीं कोई डाउट आए, क्वेरी आए, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी नॉट इन द लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यू कैन आस्क योर क्वेरीज देयर ऑल्सो। कहीं कोई डाउट है सो प्लीज आप पूछ के क्लियर करो, और पूरा सिलेबस मेरे साथ जो है आप यूट्यूब पे कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ स्टूडेंट आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ, कल से जो क्लास के टाइमिंग रहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का रहेगा, क्योंकि सिलेबस करना है कंप्लीट, प्रैक्टिस करनी है, MTPs RTP सब करेंगे ओनली एंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर देना, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।